हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सेंटर। आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स, कुछ सीक्रेट ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है इन ऑर्डर टू बिकम अ टॉपर। सो ये जो वीडियो है हमारा, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहेगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी क्या फॉर्मेट रहने वाला है, किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना है, और फिर उसके बाद हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेट टू अटेम्प्ट द पेपर। देखिए फॉर्मेट में क्या रहता है, फॉर्मेट में 4 सेक्शंस होते हैं। आपको इन 4 सेक्शंस के अकॉर्डिंग अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना रहता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर मेन टेक्स्ट या जो बॉडी रहता है, मेन जो आपका आंसर रहता है वो, और एंड में कंक्लूड करना अपने आंसर को। अब हम इन चारों पार्ट्स को एक एक करके बिल्कुल इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आप कोई भी कोट या कोई भी ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं जो आपके होल आंसर को सपोर्ट करे। अब वो कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे करके आपका क्वेश्चन है मान लीजिए। तो इस क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए आप एक कोट या सेंटेंस स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिख सकते हैं, वेयर देयर इज अ ह्यूमन एक्टिविटी देयर इज अ नीड फॉर मैनेजमेंट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, या उसके फैक्टर्स क्या है जो कोज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को। इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, तो वहां पर आपका सेंटेंस रह सकता है रिजिडिटी इज नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ माइलेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि चेंज इज नेसेसरी। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन का आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, किसी भी कोट या किसी भी सेंटेंस को लिखकर सबसे स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कोमास में जो आपके आंसर को सपोर्ट करे। अब ये जो चीज़ है ना ये ऑप्शनल है, क्योंकि एक तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ फिट नहीं हो सकती, प्लस हर एक स्टूडेंट ऐसे सेंटेंसेस को याद नहीं कर सकता। पर नॉर्मली जिस भी सब्जेक्ट में चीज़ हो सकती थी, लाइक मार्केटिंग है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है, या फिर ऐसे मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, एथिक्स है, तो मैं नॉर्मली इन सब्जेक्ट्स के अंदर इसी तरह से करती थी। जो स्टार्टिंग रहती थी मेरी इंट्रोडक्शन में, हमेशा मैं एक कोट से, एक सेंटेंस से ही स्टार्ट करती थी। तो आप इसको कर सकते हैं, बिकॉज इसके से क्या है, आपका जो पेपर है वो थोड़ा इफेक्टिव लगता है। हाँ जी, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद आपको वही इंट्रोडक्शन में फिर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो कि बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करे। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइक मैनेजमेंट का ही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके बैकग्राउंड को बेसिकली वो कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है, इंट्रोडक्शन में मीनिंग को इंक्लूड करना। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही मीनिंग डाल देते हैं, अलग से मीनिंग बताते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, एक दो लाइनें लिख दिया और उसके बाद उसी में मीनिंग को इंक्लूड कर दिया, फिर वो अपना मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना रहता है, एक बेसिकली एक ऐसा पैराग्राफ आपको लिखना रहता है जो कि रिप्रेजेंट करे बैकग्राउंड को। जो भी आपसे क्वेश्चन या जो भी आपसे टॉपिक पूछा रहता है उसके बैकग्राउंड को वो रिप्रेजेंट करे। मीनिंग अलग रहता है, मीनिंग इसके बाद लिखा जाता है, मीनिंग को इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना होता। ये चीज़ बिल्कुल ही क्रॉस है। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, कि किस तरीके से एक पैराग्राफ जो बैकग्राउंड को शो करे टॉपिक के वो लिखना है, उस पर बात करते हैं। तो वही सेम, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मैनेजमेंट, उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी पे ही बात करते हैं। उसी बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताने वाली हूँ, तो उसी क्वेश्चन को आप बेस मान के चलिए। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका बेसिक जो यूनिट रहता है सोसाइटी का वो इंडिविजुअल होता है। बट कोई भी इंडिविजुअल
अपने सारे ही डिज़ायर्स को इंडिविजुअली खुद से सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, इसलिए वो यूनाइट करता है दूसरे फेलो बींग्स के साथ, उनके साथ वर्क करता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में, ताकि जो वो अकेले अचीव नहीं कर पाया वो उनके साथ यूनाइट करके अचीव कर ले। तो जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप रहते हैं एंड पीपल इकट्ठे वर्क करते हैं ताकि कॉमन गोल अचीव हो सके, तो वहाँ पर सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो असेंशियल हो जाती है। तो एक इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब देखिए, ये इसी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है, बट हमारे पास पॉइंट क्या है कि हमको अपने पेपर को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है, जिस पर एग्जामिनर को खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमारे पेपर को पढ़ने के लिए, और हमारा अच्छा भी स्कोर हो। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? अभी आपने ये जो बात लिखी है ना, उसको आप ऐसे बॉक्सेस के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया हुआ है, ऐसे बॉक्सेस में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे दो फायदे हैं, आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि आप बॉक्सेस बनाएंगे ना तो आपका स्पेस ये ज़्यादा लेगा, तो शीट आपका जल्दी फिल हो जाएगा, प्लस आपका पेपर प्रेजेंटेबल लगेगा, प्लस एग्जामिनर को आपके पैराग्राफ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जस्ट इन बॉक्सेस को पढ़ के वो समझ जाएगा कि ये लिखा हुआ है, तो आपका पेपर भी ईजिली कैची लगेगा और जल्दी चेक भी हो जाएगा उसके थ्रू। तो देखिए, जो हमने बात ऊपर लिखी है तो उसको हमने जस्ट बॉक्सेस में लिख दिया कि यूनाइट करते हैं इंडिविजुअल्स ताकि वो वर्क कर सकें, मतलब यूनाइट करते हैं इंडिविजुअल्स और वो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में ताकि वो अचीव कर सके कॉमन गोल। वहाँ पर क्या है, नीड पड़ती है मैनेजमेंट की। तो इस तरीके से बॉक्सेस में इस चीज़ को शो कर दिया है। इससे क्या है, आपका पेपर इफेक्टिव लगेगा, बट ये चीज़ अगेन ऑप्शनल है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है सोलिली कि आप सिर्फ एक पैराग्राफ शो करना चाहते हैं या फिर ऐसा बॉक्सेस बनाना चाहते हैं। मैं बॉक्सेस बनाती थी और वो प्रेजेंटेबल लगता था, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा भी, आपको कुछ भी अलग से याद नहीं करना पड़ रहा, जो आपने पहले से रिमेंबर किया हुआ है, जो आपने ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखा है, जस्ट आप उसको एक प्रेजेंटेबल वे में लिख रहे हैं, सिर्फ इतनी बात है, सिर्फ इतनी बात है। वरना आप सिर्फ एज अ पैराग्राफ भी जो है इसको अटेम्प्ट इस तरीके से, जो एज अ पैराग्राफ भी है इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी बात यहाँ पर आती है, इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पर ख़त्म होती है, तो आप इंट्रोडक्शन को एक कोट के साथ शुरू करके फिर एक पैराग्राफ उसके बैकग्राउंड के लिए विद सम बॉक्सेस आप बना सकते हैं। इसके बाद आती है मीनिंग की बात। अब मीनिंग में क्या होता है, देखिए, मीनिंग में मिनिमम आपको 2 डेफिनेशन लिखना रहता है और मैक्सिमम आप 3 डेफिनेशंस लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको और लिखना है तो, बट देखिए 3 एनफ रहती है, इससे ऊपर मत लिखिएगा, और मिनिमम 2 तो लिखनी ही लिखनी है। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कैसे लिख रहे हैं। अगर आपको सिंपल लिखनी है दोनों डेफिनेशन तो आप बिल्कुल सिंपल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन ऑर्डर टू मेक योर पेपर मोर प्रेजेंटेबल, तो ये बेटर रहता है कि आप एक डेफिनेशन तो ऑथर की लिखिए इन्वर्टेड कॉमास में, और एक डेफिनेशन आप सिंपल लिखिए। मैं भी इसी तरीके से करती थी, जिस जिस सब्जेक्ट में ये पॉसिबल हो सकता है उस सब्जेक्ट में आप ज़रूर कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। सेकेंड पॉइंट ये है यहाँ पर कि मान लीजिए कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या मार्केटिंग है, जहाँ पे ट्रेडिशनल व्यू है और मॉडर्न व्यू भी है, तो उधर क्या है, एक डेफिनेशन तो आप वो दिखा दीजिए जो ट्रेडिशनल व्यू को शो करता है, और दूसरी डेफिनेशन आप वो दिखा दीजिए जो मॉडर्न व्यू को शो करता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, जहाँ पे टॉपिक्स रहते हैं आपके WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं। तो इनके लिए बेसिकली क्या होता है, आप 2 डेफिनेशंस याद नहीं कर सकते हैं, आप एक डेफिनेशन में इनकी याद कर ले तो वह इनफ रहता है। तो आप पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे आप नेट पे देखते हैं ना, विकीपीडिया पे भी देखते हैं कि ऐसे करके फॉर्मेशन, पर्पस, हेडक्वार्टर्स, मेंबर्स, ऐसे करके उन्होंने दे रखे होते हैं। तो आप ऐसे ही डेफिनेशन लिखकर बीच, फिर उसके नीचे मिड में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, फॉर्मेशन, पर्पस, हेडक्वार्टर्स, 1 वर्ड के अंदर। इससे क्या रहेगा, आपको कुछ अलग से याद नहीं करना, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप ये 3-4 चीज़ें पढ़कर ही आओगे, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे ना। तो आप इस तरीके से मिड में जब पॉइंट्स में इनको अटेम्प्ट करोगे तो वो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत इफेक्टिव लगता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हमने मीनिंग के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया कि एटलीस्ट जो है वो 2 मीनिंग्स आपको देने हैं, और ये एडवाइजेबल है, ये प्रेफरेबल है कि आप एक ऑथर का दे एंड एक जो आप डेफिनेशन दे वो दे सिंपल।
बाकी टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, मीनिंग किस तरीके से आप देंगे। अब जो थर्ड रहता है वो रहता है मेन आंसर या फिर टेक्स्ट। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट शुड बी टू द पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि ये टू द पॉइंट होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टू द पॉइंट तो लिखते ही नहीं है, और जो नहीं पूछा होता है वो ज़रूर लिख के आते हैं, मतलब दूसरी रामकथा वो ज़रूर लिख के आते हैं, बट जो पूछा है वो नहीं लिखते, या लिखते भी हैं तो वो सिर्फ 1 और 2 पेजेस में लिखते हैं। तो इसी वजह से उनको फिर मार्क्स भी उन 2 पेजेस के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। अगर आप कंटेंट लिखेंगे बिल्कुल जो पूछा है, जो एक्चुअल है, उसको अगर आप लिखेंगे तो गारंटीड आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, क्वेश्चन देखिए वही रहेगा, वही क्वेश्चन को बेस मानकर मैं आपको बताती हूँ। मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर और ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, तो आप मीनिंग को 1 पेज में दे दीजिए, 3 पेजेस में आप नेचर को दे दीजिए, और अदर 3 पेजेस में आप ऑब्जेक्टिव्स को दे दीजिए। ये मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं कि 2 पेजेस कर दीजिए, आप 2 पेजेस मीनिंग में दे दीजिए और बाकी 3 पेजेस ऑब्जेक्टिव में और 3 पेजेस नेचर में। तो इस तरीके से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जितना आपको मैटर आता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। पर क्वेश्चन एक डायग्राम आप ज़रूर दिखाइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन आप एक डायग्राम ज़रूर दिखाइए। इसके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपका, आप डायग्राम बनाते हैं एक पूरे पेज पे, आप बजाय कि थ्योरेटिकली उस पूरे पेज को फिल करें, आप डायग्राम से करेंगे तो आपका टाइम सेव रहेगा। सेकेंडली एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है, इतना कैपेसिटी भी नहीं होता है कि वो आपके हर एक पॉइंट को इन डिटेल पढ़े। तो अगर आप एक बहुत ही नीट सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर देंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आगे आपके इन डिटेल पॉइंट्स को पढ़े भी ना, उन्हीं पॉइंट्स को देखकर आपका वहीं पे क्वेश्चन चेक हो जाए। थर्ड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि जो आपका डायग्राम जो भी आप बना रहे हैं ना, मान लीजिए ऐसे नहीं हो कि आप पूरे पेज पे जो एक डायग्राम बना रहे हैं उसमें आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट्स ही आते हैं, आपने इतना बड़ा सा डायग्राम बना दिया और उसको 3 या 4 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे भी मत कीजिए। अगर आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट्स ही पता है ना, तो डायग्राम छोटा बना दो, हाफ पेज का बना दो, पर बनाओ ज़रूर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट शुड बी अंडरलाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स अब आप एक्सप्लेन करोगे ना पॉइंट्स को नेक्स्ट पेज पे, तो जब भी आप उनका एक्सप्लेन करो तो हर एक पॉइंट को आप अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए उस पॉइंट को। और उसके बाद आप एक और चीज़ क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद एक और चीज़ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप हर एक पॉइंट के अंदर भी आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए मान लीजिए मैनेजमेंट का नेचर है एक सोशल प्रोसेस का। सोशल प्रोसेस मैनेजमेंट को ना 2 सेंसेस के अंदर कहते हैं, 2 वे के अंदर वो एक सोशल प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हैं। तो इससे सेम वही बात है, आपका पेपर भी प्रेजेंटेबल लगेगा, आपका टाइम भी सेव होगा। क्योंकि देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट और जो मेन क्रक्स हम बोल सकते हैं वो क्या है कि आपको ये नहीं फोकस करना कि मुझे अपना पेपर जो मान लीजिए 36 शीट्स है तो उसको भरते चले जाना है, इससे एग्जामिनर को लगेगा इसको बहुत कुछ आता है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आपको अपनी नॉलेज को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो एग्जामिनर को बहुत कैची लगे, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर आपके 36 शीट्स को नहीं पढ़ेगा। वो आप किस तरीके से उसको पढ़वाओगे वो आप पे डिपेंड करता है, और वो आप इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू कर सकते हो जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ये मैंने भी किए हैं ऐसे, और इनसे मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, इंक्रीज भी हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए अब देखिए जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ऐसे करिए, ऐसे पॉइंट्स बनाइए, ये कीजिए, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप ये बिल्कुल मैं एडवाइस करूँगी आपको कि आप हर एक सब्जेक्ट को 1 महीना पहले तो एटलीस्ट आप पढ़ें। इससे क्या है कि आपको नॉलेज भी इंक्रीज होगी, और आपके पास नॉलेज होगी तभी तो आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपकी जो डिग्री है वो भी जस्टिफाइड होगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो डिग्री मिल गई आपको नॉलेज नहीं है, तो आपकी डिग्री भी जस्टिफाइड रहेगी। तो अच्छी बात है कि आप 1 महीना पहले अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज इंक्रीज होगी और आपका पेपर ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। अब डायग्राम शुड बी नीट। अब देखिए डायग्राम्स तो मैंने बोल दिया कि डायग्राम्स आप बनाओ, अब ऐसा नहीं आपने डायग्राम्स बहुत मेसी से बना दिए, इससे अच्छा तो भाई आप नहीं बनाओ। डायग्राम अगर आप बना रहे हो तो डायग्राम बहुत ही ज़्यादा क्लीन होने चाहिए, वो आपके पेपर को अच्छा दिखाने चाहिए, आपके पेपर की वो एक तरह से सुंदरता को रिप्रेजेंट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इतने गंदे से डायग्राम बना दिए, इतने मैसे से डायग्राम बना दिए कि वो और गंदा लग रहा है। तो इससे अच्छा तो आप डायग्राम मत बनाओ, बट अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो बहुत नीट होने चाहिए।
तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो भी कंप्लीट होता है, मेन आंसर वाला, जिसमें आंसर आपको टू द पॉइंट होना चाहिए। पर क्वेश्चन एक बिग डायग्राम और छोटे छोटे स्मॉल डायग्राम्स होने चाहिए। और आपको फोकस नहीं करना है कि जस्ट फिल करनी है मुझे शीट्स, बट आपको अपने पेपर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और आई कैची बनाना है, जिससे आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो। लास्ट आता है आपके पास कंक्लूजन। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरा इस तरीके से पेपर तो अटेम्प्ट कर देते हैं, बट वो एंड में कंक्लूड नहीं करते। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, कंक्लूजन तो आपको देना ही देना है। चाहे आप कंक्लूड करें अपने पेपर, अपने इस क्वेश्चन को सिर्फ 3 to 4 लाइन्स में, बट यू हैव टू कंक्लूड। चाहे सिर्फ 3 से 4 लाइनों में करो, पर आपको कंक्लूड जरूर करना है। कंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन का, और आप कंक्लूजन देके उसको ऐसे बॉक्स में हाईलाइट भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट था, इस तरीके से आपको अपना पेपर प्रेजेंट करना है, करना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो स्कोर 100% गारंटेड आपका स्कोर इंक्रीज होगा अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स रहेंगी अपने पेपर को, थ्योरी पेपर को अटेम्प्ट करने की। चलिए अब कुछ सीक्रेट टिप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट टिप क्या है, ऑलवेज राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। फर्स्ट टिप है अपने आंसर को हमेशा पॉइंट्स पे लिखें। और वैसा क्यों, आप खुद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप खुद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो पूरी बुक में ना सिर्फ पैराग्राफ से भरी हुई है वो बुक, क्या वो इंटरेस्टिंग लगेगी आपको? आप पढ़ेंगे उसको? नहीं। अगर वही चीज पॉइंट्स में लिखी हुई है तो वो इंटरेस्टिंग लगेगी, आप उसको पढ़ेंगे। सेम विद एग्जामिनर। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स में करें, बजाय कि पैराग्राफ में, ज्यादातर। ठीक है। नेक्स्ट है डोंट पुट मार्जिन ऑन शीट्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ना शीट पे ना दोनों तरफ ऐसे स्केल से लाइनें लगा देते हैं, उनको लगता है बीच का थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा और उसमें हम लिख देंगे, बट ये बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट करता है। वैसे तो लगानी ही नहीं चाहिए, मैं भी नहीं लगाती थी, बट अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि चलो क्वेश्चन नंबर डालना है या आंसर डालना है या पॉइंट्स डालने हैं तो एक जगह होना चाहिए, तो आप एक साइड लगा दीजिए, पर दोनों साइड तो बिल्कुल भी मत लगाइए, बिल्कुल भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो डोंट पुट मार्जिन ऑन शीट्स। अगर आपको लगाना है तो एक साइड लगा लीजिए, पर दोनों पर नहीं लगाना है। थर्ड इज हाईलाइट और अंडरलाइन योर पॉइंट्स। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पॉइंट्स को, जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो, लाइक नेचर के आप पॉइंट्स लिख रहे हो या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के आप पॉइंट्स लिख रहे हो, तो उनको हाईलाइट करना या फिर उनको अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप जो पेन्स यूज़ कर रहे हो ना, ब्लैक और ब्लू, ये दोनों पेन यूज़ करें। ब्लैक और ब्लू भी आप जेल पेन यूज़ करें, क्योंकि जेल से अगर आप देखेंगे ना तो राइटिंग ज़्यादा बेटर आती है, बजाय कि अगर आप बॉल पेन के एक पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा ही जेल पेन से पेपर को अटेम्प्ट करती थी, तो आप जेल पेन से करिए। पर अगर आपको ये इशू है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जेल पेन से स्पीड कम आती है, बॉल पेन से स्पीड जल्दी बनी रहती है, जल्दी जल्दी हम पेपर फिनिश कर लेते हैं, तो अगर आपके पास ये इशू है तो फिर आप बॉल पेन भी, कोई अच्छा बॉल पेन को आप यूज़ कीजिए, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप जेल पेन से ही काम कीजिए। एंड दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि आपको जो पूरा पेपर है ना, पहले तो आप उसको ब्लू से कर लीजिए। ऐसा नहीं, आपको अंडरलाइन करने के लिए बार बार आप पेपर जो पेन है उसको चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार पेन को चेंज करेंगे ना तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप पूरा पेपर पहले ब्लू पेन से कर लीजिए, उसके बाद आप लास्ट में, एंड में 10-15 मिनट्स ऐसे रखें जिसमें आपको पूरे ही पेपर को अपना सजाना है। सजाना इन द सेंस अंडरलाइनिंग सब कुछ करनी है, या बॉक्सेस जो भी है वो बनाने हैं। मैं सेम ऐसे ही करती थी अपने पेपर को, इस तरीके से मैं प्लान करती थी कि मेरे पास एंड में 10 to 15 मिनट्स बच जाए, जिसमें मैं अपने पूरे पेपर को एक फाइनल टच दे सकूं। तो आपको यही करना है, पहले पूरे ब्लू पेन से कर लीजिए और उसके बाद फिर ब्लैक पेन को यूज़ कीजिए। इससे आपकी कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी। एंड कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ब्लू से पेपर कर कर पेंसिल से अंडरलाइनिंग करते हैं पॉइंट्स पे, तो आप वो भी कर सकते हैं, पर आई थिंक ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो ब्लैक और ब्लू पेन को यूज़ करना रहता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस,
जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बोला कि आपको इस तरीके से प्लान करना है कि आपके 10 से 15 मिनट्स एंड में बच जाएं। तो वो कैसे बचेंगे, जब आपने पहले से प्लान कर रखा होगा कि मेरे को अपना पूरा पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से की है, तो वहाँ पे 36 शीट्स हमको मिलती थी। 5 क्वेश्चंस होते थे, पर क्वेश्चन 16 मार्क्स होता था और हमको 3 आवर्स मिलते थे। तो वहाँ पर मैं क्या करती थी, फर्स्ट क्वेश्चन को मेरा ये रहता था कि मैक्सिमम मुझे 45 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा मुझे उसमें नहीं देने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे 35 मिनट्स में करना है, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में, ऐसे करके मैंने अपना पूरा प्लान बनाया होता था। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, स्पीड आपकी इतनी नहीं बन पाती है स्टार्टिंग में, और बाद में आपकी स्पीड बन जाती है, तो वही क्वेश्चन आपका थोड़े से कम टाइम में भी अटेम्प्ट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से पूरा अपना मैनेजमेंट करके चलना है कि मुझे जो 5 क्वेश्चन 16 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं वो कितने कितने टाइम में करने हैं, और इस तरीके से कि मेरे पास एंड में 10 to 15 मिनट्स भी बच जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉच ले जाइए अपनी, मैं भी वॉच लेकर जाती थी, वॉच ले जाइए और देखते रहिए कि आपका टाइमली जो है हर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। सो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे बेसिकली वो इशू भी नहीं रहेगा कि कुछ बच्चों को ये होता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा, मैं क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाया, या मेरे लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो रह गए 2-2 मार्क्स के, तो वो वाला यहाँ पे इशू भी क्रिएट नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शीट्स। अब देखिए हमारे क्या रहता था कि 36 शीट्स हमको मिलती थी, तो मेरा सिंपल सा ये रहता था कि मुझे हर एक क्वेश्चन 7 शीट्स में करना है। तो 7 इंटू 4 28, और बचे हुए 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस में पर एक एक पेज पे कर देती थी। या फिर कई बार क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आते होते थे, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस 8-8 पेज में कर दिए और अकॉर्डिंगली फिर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है ना, तो आपने उसको 10-11 पेजेस में कर दिया और बाकी क्वेश्चंस को फिर आपने छोटे छोटे कर दिया। ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए हर एक एग्जामिनर का एक सेट क्राइटेरिया होता है कि मुझे मैक्सिमम 12 मार्क्स देने हैं 16 में से, या 13 मार्क्स देने हैं। तो अगर आपने उस एक क्वेश्चन को 12-13 पेजेस में भी कर दिया, तो वो आपको कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि एक रॉन्ग इम्पैक्ट पड़े कि आपने ओवर अटेम्प्टेशन ऑफ शीट्स किया हुआ है। तो आप एक पूरा सिस्टमैटिक वे में चलिए कि मुझे इतने ही पेजेस पर क्वेश्चन फिल करने हैं, तो आप इस तरीके से करिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है एक गुड मैनर के अंदर प्रेजेंट हो सके। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे और भी है कि आपको जैसे कुछ बच्चों को ही रहता है ना कि यार मेरे पास तो पेजेस ही नहीं बचे, मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करती, मेरा तो पेज ही खत्म हो गए। तो वो वाला इशू भी नहीं आएगा। प्लस जो आपको क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल हमने अच्छे से लर्न किया होता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उन क्वेश्चंस को आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कीजिए, फर्स्ट या सेकेंड ऐसे करके आप अटेम्प्ट कीजिए उनको। इससे एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको आप बिल्कुल हमेशा स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट कीजिए। अब जो नेक्स्ट टिप आती है वो आती है योर राइटिंग शुड बी नीट एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द पेपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ बच्चे क्या होता है स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटिंग में, और एंड में उनकी राइटिंग ऐसा बहती हुई नदी की तरह हो जाती है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो आपको मार्क्स भी फिर उधर उतने ही मिलेंगे जो आपको भी समझ नहीं आने वाले। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग से ही आप एक प्लान लेकर चलें, अपनी कंसिस्टेंसी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके चलें, जिससे आपकी जो राइटिंग है वो नीट भी रहे और थ्रू आउट द पेपर वो कंसिस्टेंट, वो सेम रहे, बिल्कुल ऐसा चेंज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का ना यहाँ पे एक इशू बहुत रहता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए मुझे मार्क्स नहीं मिलते, इसकी राइटिंग अच्छी है इसलिए इसको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसा भाई कुछ नहीं होता है। आपके हाथ में चलो आपकी राइटिंग नहीं है बट नीटनेस तो है ना, आप नीट तो लिख सकते हैं ना। अगर आपकी राइटिंग आप बहुत साफ सुथरा लिख रहे हो, मतलब बहुत साफ सुथरा प्रेजेंट करो अपने पेपर को, तो वे गुड हैंड राइटिंग के ही इक्वल होती है। तो आप फोकस कीजिए कि आप बिल्कुल साफ अपने पेपर को प्रेजेंट करें, वो इक्वल रहेगी आपके गुड हैंड राइटिंग के। तो ये प्लीज़ ये जो बहाने हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए मुझे मार्क्स नहीं मिलते, तो ये ना लगाएं। नेक्स्ट, फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट। बिल्कुल योर फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी कंटेंट। भाई इतने अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिएगा, अच्छी नॉलेज चाहिएगी, और वो आपको कैसे आएगी, जब आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे,
अच्छे से पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो एक रात वाली पढ़ाई से ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आप फोकस करिए कि आप पहले पढ़ें और क्वालिटी कंटेंट पढ़ें, अच्छी बुक्स से पढ़ें, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट इज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज एंड प्रॉपर्ली हाईलाइट द यूनिट एंड क्वेश्चन नंबर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ना अपने फ्लो में पेपर चेक कर रहा होता है और आप लोगों ने ना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट नहीं किया होता, तो उसको पता ही नहीं लगता कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो आपको एक ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं जबकि आपने अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कर रखे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, तो आप उसको नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करो, उसको अच्छे से हाईलाइट करो, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर हाईलाइट करो, अच्छे से यूनिट हाईलाइट करो। आप उसको हाईलाइट करेंगे तभी आपके हर एक क्वेश्चन अच्छे से चेक हो पाएगा, स्किप नहीं होगा। और इसी केस में मान लीजिए आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, एक पेज पे एक कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट वहीं अगर आप एक पेज पे 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड अच्छे से हाईलाइट करने की नीड है, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन के प्रॉपर्ली मार्क्स मिले। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन तो आपकी दोनों चेक हो जाए पर आपको मार्क्स सिर्फ एक के ही मिले। तो ये कुछ सीक्रेट टिप्स थी, ये कुछ सीक्रेट पॉइंट्स थे। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। ये जितनी भी ट्रिक्स थी टिप्स थी ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है गुड स्कोर लेने के लिए। तो होप ये आपको भी हेल्प करे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और जिससे मुझे पता लग सके। एंड अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करते हैं तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट कर सकते हैं। So thank you. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.